Hello dear students, welcome to Dakshina classroom. Myself Surya Prakash Sanghi, your physical chemistry teacher. बच्चों लास्ट हमने यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फिनिश किया था। आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। जो हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। हमारा जो मेन यहाँ पर जो फोकस होता है वो एंट्रोपी कैलकुलेशन पर होता है। जो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका मेन पोर्शन आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट उस यहाँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, बाकी फिर हम हमारे सिलेबस एंट्रोपी पर आएंगे। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। क्या बताता है कि यहाँ पर तीन डिफरेंट स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पर जिस स्टेटमेंट के थ्रू बताया है कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऐसी कोई डिवाइस यहाँ पर अभी तक नहीं बनी है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर वर्क कर रही हो, हाई टेम्परेचर से एनर्जी ले रही हो और उसको लो टेम्परेचर पे भेज रही हो। अगर 10 जूल ऑफ एनर्जी को वो ले रही हो तो 10 जूल के बराबर का वर्क करना उसके थ्रू पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी डिवाइस को कुछ एनर्जी दे रहे हैं तो अगर वो वर्क परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली वहां से हमें कुछ वर्क मिलेगा, बट जितना एनर्जी हम दे रहे हैं उतना पूरा का पूरा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे एफिशिएंसी की भी बात करेंगे। तो चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जितना हमारे लिए जरूरी है, और बाकी फिर हम एंट्रोपी वाले पोर्शन पर आएंगे। तो यहाँ पर तीन डिफरेंट स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट और कार्नोट स्टेटमेंट सभी एक ही पॉइंट पर यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट क्या है उसको हम देखते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, डिवाइस मींस मशीन, it is impossible to construct a device operating in a cyclic process in which there is no other effect than absorption of heat from hot reservoir and performing equivalent amount of work done by system। यानी ऐसी कोई डिवाइस अभी तक नहीं बनी है जो यहाँ पर हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करे और जितना हीट एब्जॉर्ब करे उतना ही वो काम कर दे, यानी जितना हीट उसको मिल रहा हो उतना ही वो काम वहां पर करे। तो ऐसी डिवाइस अभी तक यहाँ पर नहीं बनी है। ठीक है, इसको हम अभी एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे, अब नॉर्मल लाइफ में ये एग्जांपल आपको इजीली मिल जाएंगे। सेकंड, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइक्लिक मैनर इन व्हिच देयर इज नो इफेक्ट अदर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट from cold reservoir and complete ejection of heat into hot reservoir। यानी जितना हीट वो एब्जॉर्ब करे उतना ही जितना हीट वो कोल्ड रिजर्वायर से एब्जॉर्ब करे, यानी कोल्ड रिजर्वायर मींस जहां पर टेंपरेचर कम हो, और उतना ही हीट वो वहां पर भेज दे जहां पर हॉट रिजर्वायर हो, मींस जहां पे टेंपरेचर ज्यादा हो। राइट, अब जो ये है कार्नोट स्टेटमेंट वो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। तो ये पहले इन दो स्टेटमेंट को मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं कि यानी ये स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि जितना एनर्जी आप दे रहे हो उतना अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पर हो जाए। ठीक है, सपोज आप घर में नॉर्मल एग्जांपल देखना, आप फैन देख लीजिए। फैन को हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अब जितना एनर्जी देते हैं क्या उतना वर्क उतना वहां पे वर्क वो करता है क्या? नहीं करता है। क्यों? उसके लिए आप देखिएगा कि जब फैन चलता है तो उस टाइम पर वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, वहां पे फैन गर्म हो जाता है। तो जब वो वर्क कर रहा है तो ड्यूरिंग वर्क जितनी एनर्जी ले रहा है उसमें से कुछ एनर्जी क्या हो रहा है, हीट की फॉर्म में वहां पर लॉस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें मशीन्स का या फिर सिंपल हम हमारी गाड़ियों की बात करें, जब हमारा व्हीकल्स के इंजन रन करते हैं तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वहां पे वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल से जो एनर्जी मिली है उसमें से कुछ एनर्जी तो वर्क डन में यूज में आ रही है, यानी व्हीकल को चलाने में यूज में आ रही है, और कुछ एनर्जी क्या हो रही है वहां पे हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है। राइट, रेफ्रिजरेटर की हम बात करें, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे इजेक्ट करता है। अंदर लो टेम्परेचर पे हीट होती है उसको बाहर निकाल के हाई टेम्परेचर में भेज देता है। तो वहां पे भी अगर आप देखें तो जो रेफ्रिजरेटर का मशीनरी है या जो उसका कंडेंसर है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। या आप देखेंगे कि फ्रिज का जो बैक पोर्शन है वो थोड़ा सा वहां पे गर्म रहता है। सिमिलर आप एसी के लिए भी बात करें, जो एसी होता है वो लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर पर भेजता है, यानी रूम के अंदर से हीट को निकाल के बाहर फेंकता है। तो उसमें भी उसको वर्क करना पड़ता है। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी वो खाता है उसमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी उसकी मशीन के थ्रू हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना है जो यहाँ पर जितना एनर्जी ले रहा हो उतना ही वर्क वो करके दे दे। राइट, तो वही यहाँ पे आपको बोला है कार्नोट स्टेटमेंट में, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू वर्क, यानी 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। जितना एनर्जी आप दे रहे हैं उतना एनर्जी आपको वापस से वर्क की फॉर्म में मिल जाए वैसा पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू वर्क
सम ऑफ इट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ अपने आप फ्लो हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये कार्नोट स्टेटमेंट है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो पोर्शन है वो आपके फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में आपको ये डेफिनेटली पढ़ाया जाने वाला है। चलिए फर्दर उस स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, व्हेन, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, आप इसको इजीली समझ भी सकते हैं। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वर्क डन बाय सिस्टम। When heat flow from high temperature to low temperature, heat work done by system। अब देखिए यहाँ पे हम एक हीट इंजन की बात करते हैं। हीट इंजन क्या होता है, ऐसा सिंपल डिवाइस होती है जो हीट को या एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। तो हमारे पास ये एक हीट इंजन है, इसको हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर से इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। जो T2 है वो हाई कंसीडर किया जाएगा और T1 उसको हम यहाँ पर लोअर कंसीडर करेंगे। तो T2 हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर से हीट का फ्लो हो रहा है, तो इसको हीट मिल रही है, तो ये हीट कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, राइट। ये क्या है, एक तरीके से सिस्टम मान लीजिए या हीट इंजन मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हमने हाई टेम्परेचर से हीट सप्लाई की, तो इसने हीट गेन किया। अब ये हीट गेन करेगा और यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर ये लॉस कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पर करेगा। तो जितना हीट इसको मिल रहा होगा वो हीट किसके बराबर होगा, कि कितना वर्क ये कर रहा है प्लस कितना हीट ये लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट का यहाँ पे लॉस डेफिनेटली होने ही वाला है। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ये करेगा, कुछ हीट का लॉस ये कर देगा। अब जो हीट का लॉस होगा, तो जिस टेम्परेचर पे हीट होगी वो T1 टेम्परेचर होगा, तो T1 का वैल्यू T2 के रेस्पेक्ट में कम होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है तो वहां पे सिस्टम क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे भेजना है, हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर भेजना है। रूम आपका अपने आप ही ठंडा नहीं होगा, उस रूम से हीट बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ मशीन या एसी रिक्वायर्ड होगा, तो वहां पे आपको उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उस पे कुछ काम करना पड़ेगा। तो यानी आपको उसमें से, रूम में से हीट को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन सिस्टम करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो जब आपको हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर भेजना होता है तो आपको वर्क डन ऑन सिस्टम रहता है, और जब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है तो यहाँ पे हीट हाई टेम्परेचर पे थी तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट का लॉस होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करें हीट इंजन की या सिस्टम की, जो हाई टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और लो टेम्परेचर पे उस हीट को लूज कर रहा है, तो इस सिस्टम के थ्रू कितना वर्क हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे सिस्टम ने 100 जूल का एनर्जी गेन किया है और 20 जूल का एनर्जी को इसने लूज कर दिया, तो वहां पे इन दोनों का सम, यहाँ पे इन दोनों का सम क्या बचेगा, यहाँ पे 100 माइनस 20, तो कितना, यानी 80 जूल वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। तो अगर हमें यहाँ पे 80 निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 कर देंगे। Q1 कितना है 100 और Q2 कितना होगा -20, बिकॉज लूज हो रहा है। तो वहां पे इन दोनों का सम क्या होगा, आपको वर्क डन के बराबर का एनर्जी दे देगा। तो अगर हम W नेट की बात करें, वर्क डन नेट कितना हो रहा होगा, Q2 प्लस Q1, राइट। ये अंडरस्टूड है कि Q1 क्या हो रहा है, हीट लूज हो रही है, तो बाद में जब वो पुट करेंगे तो विद माइनस साइन वो पुट करना है, राइट। तो Q2 प्लस Q1 से आपको फाइनली क्या मिलेगा, 100 माइनस 20 ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q2 माइनस Q1, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या पुट करेंगे, Q2 माइनस Q1, तो Q2 माइनस Q1 का डिफरेंस आपको क्या दे देगा, 80 दे देगा। हम Q2 प्लस Q1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप Q1 को पुट करेंगे तो विद साइन पुट करेंगे तो अपने आप आपको 100 माइनस 20 का वैल्यू मिलेगा, राइट। तो ये नेट वर्क डन क्या मिल जाएगा, सिस्टम के थ्रू कितना वर्क डन यहाँ पर हो रहा होगा। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी क्या होगी, इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी कि सपोज आपको हम किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, हमने उसको 5 घंटे काम करने का पैसा दिया, बट उसने 4 घंटे ही काम किया, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 4 घंटे काम किया अपॉन 5 घंटे का पैसा दिया, तो 4/5 यानी उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, 80% ही हुई। या कोई सपोज हम किसी मशीन की बात करें, कोई मोटर है, पंप है, पानी का पंप है,
1 घंटे में उसका मींस स्टैंडर्ड है कि वो 1 घंटे में 1000 लीटर ऑफ वाटर को 20 फीट तक ऊपर उठा देती है, यानी ग्राउंड लेवल से वो फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर वाटर को पंप कर देती है। बट अगर 1000 की जगह 1000 लीटर की जगह अगर उसने 750 लीटर ही किया तो उस पंप का एफिशिएंसी कितना हुआ 75%। वैसे ही हम यहाँ पे इस कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी उसने गेन किया और कितना उसमें वर्क को कन्वर्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी हो जाएगा। तो इसने कितना एनर्जी गेन किया, Q2 एनर्जी गेन किया, Q2 हीट गेन किया, उसमें से Q1 तो क्या किया उसने इजेक्ट कर दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो वर्क डन में इसमें यूज में आ रहा है। तो एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब इनटू 100। तो ये एफिशिएंसी को हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2, बिकॉज Q2 उसने हीट एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, यही एफिशिएंसी आप टेम्परेचर के बेसिस पे बता सकते हैं, जो कार्नोट साइकिल में आप पढ़ेंगे, वो फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो रिलेशन यूज में ले रहा हूँ कि कार्नोट साइकिल से आप एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बेसिस पे हम एफिशिएंसी लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है T2 से T1 तक, तो जो एफिशिएंसी होती है वो T2 माइनस T1 अपॉन T2 से भी कैलकुलेट की जाती है। ये कार्नोट साइकिल में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट हमें यहाँ पर ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर काम में ले रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि एफिशिएंसी क्या होगी, Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2, यहाँ पे ध्यान रखें Q1 को विद साइन पुट करना है, T2 और T1 तो पॉजिटिव लेने वाला है, तो T2 माइनस T1 अपॉन T2, Q2 से इधर और T2 से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 1 प्लस Q1 अपॉन Q2 किसके बराबर होगा, 1 माइनस T1 अपॉन T2 से के इक्वल, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू माइनस T1 अपॉन T2। यहाँ पे Q1 को T1 के साथ और Q2 को T2 के साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन T1 माइनस इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इक्वल टू 0। तो ये जो हम सारा कर रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। ये जो हमने हीट इंजन लिया है या जो प्रोसेस लिया है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही लिया है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, समेशन ऑफ Q अपॉन T I मींस Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस Q3 अपॉन T3, ये क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस की ही बात करें, जैसे ये भी हमने किसके लिए लिया है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो अगर हम यहाँ पे इस साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, 1 से हम 2 पे मूव किए और 2 से फिर 1 पे मूव किए, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि dq अपॉन dt फ्रॉम 1 to 2 प्लस dq अपॉन, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, dq अपॉन t फ्रॉम 1 to 2 प्लस dq अपॉन t फ्रॉम 2 to 1, क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें, साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस या ये बोल दीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq अपॉन t क्या होगा, ये कंप्लीट 0 होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए dq अपॉन t क्या होगा, ये 0 होगा। अब dq अपॉन t के अंदर जो q अपॉन t है उसे यहाँ पे बोला गया है स्टेट फंक्शन, और उसे एंट्रोपी से रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो एंट्रोपी का जो रिप्रेजेंटेशन वो एक्चुअली क्या है, dq अपॉन t। तो dq अपॉन t क्या है, ये एंट्रोपी ही है जिसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात की q अपॉन t को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, और एंट्रोपी को हम यहाँ पे s से रिप्रेजेंट करते हैं। अब dq अपॉन t हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, 0 होगा। वैसे भी हम बोल चुके हैं स्टेट फंक्शन, बिकॉज स्टेट फंक्शन के लिए चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है, 0 होता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, राइट। तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0, इसका मींस ये क्या हुआ, स्टेट फंक्शन हुआ। तो एंट्रोपी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे dq की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, dq अपॉन t, इसको ds लिख सकते हैं। तो ds क्या हो जाएगा, dq अपॉन t के बराबर। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा s किसके बराबर, dq रिवर्सिबल अपॉन t के बराबर। यूनिट क्या होगा, जूल अपॉन केल्विन के बराबर। अब एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होता है तो ये
टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंट्रोपी, यहाँ पर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम का एंट्रोपी होगा वही हम यहाँ पर लेते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो आपको यही कंसीडर करना पड़ेगा कि वो रिवर्सिबल ही है। मींस अगर आप सिस्टम के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रखते हुए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे तो वो दोनों सिमिलर ही लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो एंट्रोपी का कैलकुलेशन करते हैं, एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन करते हैं, वो यही कंसीडर करते हुए करते हैं कि जो प्रोसेस है या सिस्टम है वो रिवर्सिबल है। नेक्स्ट, एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब एक्चुअली एंट्रोपी अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो एंट्रोपी क्या होगा, रैंडमनेस या डिसऑर्डर या फ्रीडम का एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, रैंडमनेस, सपोज आपने गैस को किसी कंटेनर में ओपन किया, हाई प्रेशर से गैस क्या करना चाहिए, लो प्रेशर पे मूव करना चाहिए। कभी भी गैस लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे मूव नहीं करती। वाटर, यहाँ पे जब भी आप उसको फ्री करेंगे तो वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। जैसे गैसेस मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो फ्री मूवमेंट करने की कोशिश करना चाहते हैं, राइट। तो वो फ्री होना पसंद करते हैं। तो अगर रैंडमनेस की हम सिंपली यहाँ पे देख लें कि रैंडमनेस एक्चुअली है क्या, तो सिंपली हम रैंडमनेस के लिए ऐसा सोच लें कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां पे रैंडमनेस ज्यादा है, राइट। तो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां पे रैंडमनेस ज्यादा है, और जहाँ पर रैंडमनेस ज्यादा है वहां पर एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर आप रैंडमनेस को कंपेयर करें तो गैस के अंदर रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है, तो गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा, देन फिर लिक्विड एंड देन फिर गैस। सो एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डर, फ्री स्पेस और फ्रीडम ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो रैंडमनेस गेन करने की कोशिश करता है। गैस को आप फ्री छोड़ देंगे तो वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। ये तो हमारा भी टेंडेंसी कि हम क्या करना चाहते हैं, रैंडम होने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज एक कॉमन एग्जांपल, स्कूल में जब आपको लाइन से चलने के लिए बोलते हैं तो आपका ये अंदर से टेंडेंसी आता है कि आप उस लाइन को डिस्टर्ब कर दें, राइट। ये नेचुरल टेंडेंसी है, राइट। रैंडमनेस होने की टेंडेंसी नेचुरल होती है। तो इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू मूव फ्रॉम हाई ऑर्डर स्टेट टू highly disordered state and this is reason behind spontaneity in particular direction। तो इसको हम spontaneity को आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरली अगर हम एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना चाहें तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, अगर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आपको निकालना है तो क्या होता है, फाइनल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। बिकॉज यहाँ पर जो एंट्रोपी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, तो आपको चेंज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, फाइनल एंट्रोपी में से इनिशियल एंट्रोपी को माइनस करके। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं जो यूनिवर्स है कि यूनिवर्स का, जैसे हमने एनर्जी कंजर्वेशन की बात की थी, यूनिवर्स का एनर्जी टोटल क्या होगा, सिस्टम का एनर्जी प्लस सराउंडिंग का एनर्जी। वैसे ही अगर हम यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज की बात करें तो किसके इक्वल होता है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे तीन बार जो हम अभी देखेंगे उसको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी चेंज यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज को हम किस तरीके से देखते हैं कि अगर आपको टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स दे रखा है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, अगर ये ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो ये प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या रहता है, पॉजिटिव, यानी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी चेंज क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। ये अभी हमें आगे यूज में आने वाला है, इसको अभी हम डायरेक्ट यूज में ले रहे हैं। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स बात करें, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये होता है 0 4 रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो उसका एंट्रोपी चेंज हमें पॉजिटिव लेना है, और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, टोटल यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, 0। और अगर हम थर्ड बात करें यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स सिस्टम का सराउंडिंग अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, इसका मींस प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मींस क्या है, अपने आप होने वाला प्रोसेस, उसको आपको बाहर से कोई यहाँ पर हेल्प करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, प्रोसेस अपने आप होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप कभी नहीं होगा, उसके लिए आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ेगी, राइट।
नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम जहां से हमें मेन क्वेश्चन बनते हैं, यही हमारा मेन टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो भी फॉर्मूला हम देख रहे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम एंट्रोपी चेंज की बात करें यानी स्टेट फंक्शन चेंज कैसे कैलकुलेट करना है, तो स्टेट फंक्शन चेंज अगर आपको टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स देखना है तो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स देखना है कि यूनिवर्स के रेंडमनेस में कितना वेरिएशन आ रहा है, तो उसके लिए आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज भी पता होना चाहिए और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी पता होना चाहिए। तो जो टोटल एंट्रोपी है वो क्या होगा, एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा यूनिवर्स का वो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब दूसरी बात हमने यहाँ पर बोली है कि अगर आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो आपको रिवर्सिबल सिस्टम के लिए या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो आप क्या कंसीडर करेंगे कि सिस्टम रिवर्सिबल ही है, तो उस सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो आपको उतना ही लेना है जितना रिवर्सिबल प्रोसेस का है। ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं एंट्रोपी चेंज क्या है, एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस, राइट। आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो यहाँ पे गैस को मूव करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम मिल गया तो रैंडमनेस बढ़ गई। सपोज आपने यहाँ पे सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो रैंडमनेस बढ़ गई। ठीक है। तो सिस्टम का वॉल्यूम तो आप मेजर कर सकते हैं, सिस्टम का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं, सिस्टम का प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं, बट सराउंडिंग क्या है, सिस्टम के अलावा जो भी चारों तरफ है वो सराउंडिंग है। लाइक आप किसी कंट्री में स्टडी कर रहे हैं, किसी कंट्री के अंदर जो गैस फील्ड है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो मेजर आप कर पाएंगे। बट क्या आप सराउंडिंग का वॉल्यूम मेजर कर पाएंगे क्या, सराउंडिंग क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है। तो आप सराउंडिंग का वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कितना चेंज हुआ, सराउंडिंग का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, सराउंडिंग में प्रेशर कितना वेरी हुआ, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सराउंडिंग का जो एंट्रोपी का कैलकुलेशन है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं, राइट। किस तरीके से करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो एंट्रोपी वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो सपोज कोई सिस्टम ए से बी स्टेट तक जा रहा है, हम यहाँ पे चार तरह की एंट्रोपी का कैलकुलेशन करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में। और उसके अलावा दो तरीके के प्रोसेस होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सभी में हमें एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन करना है। तो सपोज कोई प्रोसेस है, ए से बी मूव कर रहा है रिवर्सिबल पाथ के थ्रू और इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू कोई प्रोसेस मूव कर रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो आप किसी भी रास्ते से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी डिफरेंट पाथ के थ्रू जाइए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो स्टेट फंक्शन में वेरिएशन क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम यहां से क्या पॉइंट बोल रहे हैं, फॉर सिस्टम, हम ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसकी है, सिस्टम की है, सराउंडिंग की नहीं है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सिस्टम की सिमिलर है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो फॉर सिस्टम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सिस्टम के लिए। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस किसके इक्वल होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है। ठीक है। तो अगर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो क्या होगा, dq अपॉन t से आप यहाँ पे एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो क्या होगा, dq रिवर्सिबल अपॉन t। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप एंट्रोपी का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो सबसे बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। अब हम यहाँ से आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला देखना चाहिए कि इस तरीके से वहां पर एंट्रोपी का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला फॉर सिस्टम, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि हम यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन करेंगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कर रहे हैं और सिस्टम के लिए कर रहे हैं। तो अभी जो हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे वो सिस्टम के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हम जो एंट्रोपी कैलकुलेशन है वो यही कंसीडर करके करते हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो अगर आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो भी आप क्या करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज में लेंगे। फिर भी अपना कोई भी मींस एजम्पशन बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि हम क्या करने वाले हैं और क्या यहाँ पे हमें यूज में चीजें लेनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन करते हैं कि अभी जैसे हमने बात की ए से बी, हम कोई पाथ की बात करेंगे
यहाँ पे रिवर्सिबल पाथ से और इरिवर्सिबल पाथ से हम जा रहे हैं। तो अगर हम सिस्टम के लिए बात करें तो सिस्टम का इनिशियल फाइनल पोजीशन सिमिलर है, तो फॉर सिस्टम हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड डेल्टा एस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज सिस्टम का इनिशियल फाइनल पोजीशन तो दोनों में सिमिलर है ना, तो वहां पे एंट्रोपी चेंज सिस्टम का, I repeat, entropy change of system will be similar for reversible and irreversible path। तो अब हम एंट्रोपी निकालना चाहते हैं, तो ds क्या होता है, ds इक्वल टू dq अपॉन t, हम रिवर्सिबल प्रोसेस मान के ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज ds ऑफ सिस्टम क्या होगा, dq रिवर्सिबल अपॉन t होगा। हमें डेल्टा s निकालना है, तो डेल्टा s निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे सिस्टम का हीट निकालना चाहेंगे, सिस्टम का हीट कितना होता है, तो उसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग dq क्या होता है, du क्या होता है, dq प्लस dw। तो अगर आप dq निकालना चाहेंगे तो dq क्या होता है, du माइनस dw, राइट। हमें पता है dw क्या होता है, माइनस pdv, तो इसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो dq क्या हो जाएगा, ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे सिस्टम का हीट चेंज क्या होगा, dq इक्वल टू du प्लस pdv, राइट। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हर स्टेप पर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है। यानी इंटरनल प्रेशर मींस गैस का प्रेशर किसके बराबर होगा, हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो यहाँ पे P गैस को हम क्या ले सकते हैं, nRT अपॉन V पुट कर सकते हैं। तो dq ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस will be equal to dq of reversible process will be equal to du plus p को आप क्या ले सकते हैं, nRT अपॉन v इंटू dv पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो मिला हीट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अभी हमने किसका कैलकुलेशन करना है, केवल सिस्टम का कैलकुलेशन करना है। हम केवल सिस्टम का ही कैलकुलेट करते हैं, राइट। और सिस्टम के अकॉर्डिंग सराउंडिंग का कैलकुलेट किया जाता है। सराउंडिंग का कोई मेजरमेंट नहीं है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सराउंडिंग का देखा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का हीट मिला, तो ds क्या होगा, dq अपॉन t। तो यहाँ पे dq को पुट करें, सो ds ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, dq क्या है, du प्लस nRT अपॉन v डॉट dv अपॉन t। अच्छा, यहाँ से हम du को क्या ले सकते हैं, ncv dt पुट किया जा सकता है, तो इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो ds क्या हो जाएगा फॉर सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू ncv dt प्लस nRT अपॉन dv अपॉन v, राइट। t को बोथ साइड डिवाइड कर दें तो dt अपॉन t और ये अपॉन t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ds ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू ncv dt अपॉन t प्लस nr अपॉन v, सॉरी nr इंटू dv अपॉन v, राइट। अब हम यहाँ पे एंट्रोपी निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे S1 से S2, तो डेल्टा S आपको मिल जाएगा। यहाँ पर T1 से T2 इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर V1 से V2 इंटीग्रेट कर देंगे। सो डेल्टा S ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। अगर 10 बेस पे चेंज कर देंगे तो यहाँ पे 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log V2 अपॉन V1। तो ये मिल जाएगा आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आपको मिल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से आप यहाँ पे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करोगे, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम यहाँ पर यही मान के कैलकुलेशन करते हैं कि प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज के लिए आप यही वाला फॉर्मूला यूज में लेने वाले हैं, NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमने सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकाल लिया। अब आपको मैंने बोला है कि सराउंडिंग का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, ना तो सराउंडिंग का वॉल्यूम निकाला जा सकता है, ना सराउंडिंग का प्रेशर निकाला जा सकता है, ना सराउंडिंग का टेम्परेचर। आप यहाँ पे टेम्परेचर खैर मेजर करने पर प्रेशर वॉल्यूम आप मेजर नहीं कर सकते। यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट आप सराउंडिंग की नहीं बता सकते, बिकॉज
एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन ही है। तो सराउंडिंग का तो स्टेट आप बता ही नहीं सकते, इनिशियल वॉल्यूम क्या था सराउंडिंग का, फाइनल वॉल्यूम क्या था वो आप मेजर नहीं कर सकते। तो अब सराउंडिंग के एंट्रोपी का कैलकुलेशन हम कैसे करें, डेल्टा एस सराउंडिंग आप कैसे निकालेंगे, बिकॉज अगर आपको टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज भी पता होना चाहिए और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज भी पता होना चाहिए। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, यही फॉर्मूला डी क्यू ऑफ या क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी, राइट। अब यहां से हम क्या, मैंने आपको क्या बोला है, सराउंडिंग का एंट्रोपी आप किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। सो क्यू ऑफ सराउंडिंग को आप क्या ले सकते हैं, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम ने कितना हीट गेन किया, कितना हीट लूज किया, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम सराउंडिंग के एंट्रोपी का वेरिएशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्यू ऑफ सराउंडिंग को आप क्या ले सकते हो, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी। तो इसी से हम क्या करेंगे, सराउंडिंग का एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं, दोनों का एडिशन कर देंगे तो आपको टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स मिल जाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेशन आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो अभी इससे पहले हमने बोला था कि रिवर्सिबल प्रोसेस का टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और ये 0 के बराबर होता है। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग दोनों का मिलाकर कोई एंट्रोपी में वेरिएशन नहीं होता है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है टोटल यूनिवर्स का, वो क्या होता है, टोटल मींस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी एंट्रोपी वहां पे इंक्रीज होती है, रेंडमनेस वहां पर इंक्रीज होती है। वैसे भी हम देखें कि जितना भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यहाँ पर गैस में कन्वर्ट होना, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इसकी वजह से यूनिवर्स में कंटिन्यू क्या हो रही है, गैसेस वहां पे कंटिन्यू बढ़ रही है। तो यानी रेंडमनेस कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एंट्रोपी का इंक्रीज होना क्या है, एक स्पॉन्टेनिटी का सिंबल है। तो हम यहाँ पे एंट्रोपी का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें हम दो तरह के प्रोसेस की बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल में टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आना चाहिए, 0, और इरिवर्सिबल में क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो T1 और T2 क्या होगा, बराबर होगा। तो फर्स्ट हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की बात करें, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, जो अभी हमने निकाला। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या होगा, NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। अब आइसोथर्मल है तो T1 का वैल्यू क्या होगा, T2 के बराबर। तो T1 और T2 इक्वल होंगे तो ln1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या बचेगा यहाँ पर, NR ln V2 अपॉन V1 के इक्वल, या फिर V को आप क्या पुट कर सकते हैं, V को क्या पुट कर सकते हैं, nRT अपॉन P भी पुट कर सकते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट तो V2 क्या, nRT अपॉन P1 सॉरी P2, और V1 को क्या, nRT अपॉन P1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे V2 को nRT अपॉन P2 और V1 को nRT अपॉन P1 पुट करेंगे तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या मिल जाएगा आपको, nR ln P1 अपॉन P2। तो ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम मिल जाएगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मिला, ठीक है। अब अगर यहां पर आप बात करें, हमने बोला है एंट्रोपी क्या है, रेंडमनेस। तो अगर आप किसी कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो गैस को मूव होने के लिए वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल गया, तो वहां पे फ्री मूवमेंट क्या हो जाएगा, गैस का बढ़ जाएगा। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फाइनल एंट्रोपी ज्यादा, इनिशियल एंट्रोपी कम, तो एंट्रोपी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी चेंज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर आप वॉल्यूम कम कर देंगे तो एंट्रोपी चेंज कैसा मिलेगा, नेगेटिव। वॉल्यूम कम कर दिया तो रेंडमनेस कम हो गया, तो एंट्रोपी कम हो जाएगा। आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने का मींस प्रेशर कम करना, तो अगर प्रेशर कम हुआ तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और अगर प्रेशर बढ़ गया तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोले, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये चारों चीजें यहां से हम डिराइव कर पा रहे हैं। अब ये तो हमें सिस्टम का मिल गया, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मिला। अब हम यहाँ पे
अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना चाहें तो आपको सराउंडिंग का एंट्रोपी भी पता होना चाहिए। तो डेल्टा एस सराउंडिंग हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? क्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन टी या माइनस क्यू ऑफ सिस्टम अपॉन टी। ठीक है, अब अगर आपके पास सिस्टम के हीट का नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर जाते हैं। हमें पता है डेल्टा यू क्या होता है यहाँ पर, Q प्लस W। तो Q ऑफ सिस्टम क्या होगा? डेल्टा यू माइनस W। हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी रिवर्सिबल प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं, तो वर्क डन भी किसका लेना पड़ेगा? रिवर्सिबल प्रोसेस का लेना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है, आइसोथर्मल प्रोसेस, सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो क्यू ऑफ सिस्टम क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस डब्ल्यू ऑफ रिवर्सिबल। तो हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन होता है। ठीक है, तो ये क्यू ऑफ सिस्टम मिल जाएगा आपको। क्यू ऑफ सिस्टम कितना मिल जाएगा, एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो ये आपको हीट ऑफ सिस्टम मिला। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इधर पुट करके सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कितना हो जाएगा, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन अपॉन टी। तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग माइनस एन आर एल एन वी टू अपॉन V1, राइट। तो ये आपको डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग मिल जाएगा। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आपके पास था, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चाहे तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ प्रेशर चाहे तो वहां पे V को P की टर्म में आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब डेल्टा एस ऑफ टोटल यहां से निकाल लें, कितना होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या था, एन आर एल एन V2 अपॉन V1 माइनस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। तो यहाँ पे डेल्टा एस टोटल फॉर यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, जीरो। यही आपको बोला था कि अगर आप यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं तो वहां पे टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो लेना है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस तो वहां पे टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज होगी। तो चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं हम आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालना है। तो अभी जैसे बताया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस तो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या रहने वाला है, पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अगर हमें यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के इक्वल होगा। तो सिस्टम का एंट्रोपी चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, इसी फॉर्मूले से निकालना है, एनसीवी एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो आइसोथर्मल है तो टी वन और टी टू क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये एन एन वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एन आर एल एन V2 अपॉन V1 के इक्वल, या फिर एन आर एल एन P1 अपॉन P2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, हम सिस्टम की एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो सिस्टम का एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हुआ, अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ यहाँ पर इनिशियल के रेस्पेक्ट में फाइनल प्रेशर अगर कम हो गया तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर प्रेशर यहाँ पर फाइनल प्रेशर इनिशियल के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो गया तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इनवर्स रिलेशन है, आप देख तो सिंपल है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो सिस्टम की एंट्रोपी के लिए तो आपको क्लियर कट फॉर्मूला है NCVLN T2 upon T1 प्लस NRLN V2 upon V1। ठीक है, अब सेकंड बात आती है एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैसे निकालेंगे, अगेन सिस्टम की हेल्प से निकालना है, Q ऑफ सराउंडिंग अपॉन T या माइनस Q ऑफ सिस्टम अपॉन T। तो सिस्टम का हीट निकालना है तो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आपको जाना पड़ेगा। डेल्टा U क्या होगा, Q प्लस W। तो Q ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस है फॉर सिस्टम, सो Q ऑफ सिस्टम क्या होगा, डेल्टा U माइनस W ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, बिकॉज अभी हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो Q ऑफ सिस्टम क्या होगा यहाँ पर, माइनस W ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर W इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा,
सॉरी क्यू सिस्टम आपको मिल गया, तो इसको वहां प्लेस करें, तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा यहाँ पर माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है, तो यानी डब्ल्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी या फिर माइनस पी डेल्टा वी अपॉन टी भी आप बोल सकते हैं। ये आपको सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। ठीक, अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के बराबर होता है। अब यहाँ से बोला था कि अभी हमने जो प्रीवियस निकाला है यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो, वो तो हमने प्रूव भी कर दिया था कि वो जीरो होता है। वैसे ही इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो होता है नहीं होता, वो हम देख लेते हैं। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज है, टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम क्या है, NRLN V2 अपॉन V1 प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या है, माइनस P डेल्टा V अपॉन T। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों में से 1 अपॉन T कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन T क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर, 1 अपॉन T NRLN V2 अपॉन V1, और यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं माइनस P डेल्टा V। ठीक है, यहाँ से हमने 1 अपॉन T कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, NRT ln V2 अपॉन V1 प्लस माइनस P डेल्टा V। माइनस P डेल्टा V क्या होगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन, और यहाँ पे अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन लेना चाहें तो क्या होता है, माइनस NRT ln V2 अपॉन V1। तो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन T माइनस यहाँ पे कॉमन लेके NRT ln V2 अपॉन V1। तो इसको वापस से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही मिल जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो क्या होगा 1 अपॉन T माइनस W ऑफ रिवर्सिबल प्लस W ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इसको फर्दर रिवर्सिबल को आगे देते हैं, इरिवर्सिबल को पीछे भेजते हैं। So delta S of universe will be equal to 1 upon T W of irreversible minus W of reversible, राइट, ये मिल जाएगा। तो अगर वर्क डन का डिफरेंस आपको पता है तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पर किसका ये एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। उसके लिए मैं बात करूं, सपोज अब हम एक्सपांशन का एंट्रोपी चेंज देख लेते हैं और कंप्रेशन का भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें फॉर एक्सपांशन, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये रिवर्सिबल एक्सपांशन, ये इरिवर्सिबल एक्सपांशन। ठीक है, वर्क डन मुझे पता है मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर ज्यादा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, बट मेरे को विच साइन पुट करना है। तो सपोज ये वर्क डन सपोज 100 जूल है, -100, एक्सपांशन में वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव, और ये सपोज है -50। ठीक है, दोनों को यहाँ पे प्लेस करें तो कितना होगा, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू 1 अपॉन टी, डब्ल्यू रिवर्सिबल कितना है यहाँ पे -50 माइनस रिवर्सिबल कितना है -100, तो ये कितना होगा +50 मिल जाएगा। यानी अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहां पे एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, पॉजिटिव यानी इंक्रीज हो रहा होगा। यही हम कंप्रेशन के लिए बात करें, फॉर कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में ये रिवर्सिबल कंप्रेशन में ये है रिवर्सिबल प्रोसेस और कंप्रेशन में ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो कंप्रेशन में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे सपोज इसको मान लीजिए आप 100 जूल पॉजिटिव और ये मान लीजिए प्लस का 150, डेफिनेटली आप यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व से कंपेयर कर पाएंगे किसका वर्क डन ज्यादा है, तो इसका ही इरिवर्सिबल का ही वर्क डन ज्यादा है। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कितना मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन टी, वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल का कितना है 150 माइनस 100, तो ये भी कितना होगा +50 ही रहने वाला है, पॉजिटिव रहेगा। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, चाहे एक्सपांशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों में ही एंट्रोपी चेंज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अभी ये इनिशियल टॉपिक हमने देखा है एंट्रोपी का, और ये फॉर्मूला जो हम ले रहे हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला केवल एक ही रहेगा, राइट। उसी के बेसिस पे आप सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं और सिस्टम के बिहाफ पे आप
सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में किया। तो अभी आप इसको स्टडी कीजिए, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो आप बराबर रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपके फर्दर टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।